नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। और अजय शुक्ल जी, देश की दुनिया भर में जिस प्रकार से बेइज्जती हो रही है, देश में संसदीय परंपराओं का उल्लंघन हो रहा है और आम जनता बेबस है, ऐसे समय में अजय जी का क्या विश्लेषण है, उस पर हम आज आपसे बात करने के लिए अनुरोध करते हैं। और इसमें से कोई मार्ग निकल पाएगा कि नहीं, इसकी बात भी हम उनसे पूछ ही लेते हैं। अजय जी, आप जानते हैं कि हमारे चैनल के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और देश के बहुत मशहूर अखबारों के प्रधान संपादक रहे हैं, टीवी चैनल के प्रधान संपादक रहे हैं। और हमारे अनुरोध पर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, ये हमारी ओर से और हमारे दर्शकों की ओर से बड़े सौभाग्य की बात है, ऐसा हम कहते हैं। तो अजय जी, आप जरा, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। और आप ये देश में स्थिति, विदेश में स्थिति क्या है, क्या हाल है और इसमें से निकलने का क्या रास्ता है, इस पर आज आप हमारे दर्शकों को और हमें बताएं। अजय। नमस्कार डॉक्टर साहब, और आपको और सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं जो चंद लाइनों में कहूंगा, आज न भारत की कोई इज्जत बची है, न आज भारत की कोई अर्थव्यवस्था बची है, न आज भारत के अंदर कोई व्यवस्था बची है, और न भारत के अंदर लोकतंत्र बचा है, न भारत के अंदर संविधान बचा है। और यह सब हुआ है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार के कारण। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, फोर इंजन, जो भी इंजन कहिए, वो इंजन की सरकार के कारण। और नरेंद्र मोदी जैसे, जो भारत का दुर्भाग्य है, प्रधानमंत्री हो, या आपके गुजरात के लिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा दुर्भाग्यपूर्ण रहा होगा जो वो मुख्यमंत्री रहा। मैं उनको लानत देता हूं जिन्होंने इसको चुना, मैं उनको लानत देता हूं जिन्होंने इसका सपोर्ट किया। और मैं उस बात के लिए माफी भी मांगता हूं कि ऐसे लोगों के बारे में मेरे मन में कभी अच्छा विचार आया हो। तो स्वाभाविक सी बात है, मैं समझता हूं यह भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आज मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो जनवरी 2014 में कहा था, वो याद आता है कि भारत के लिए डिजास्टर होगा नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना। आज हम वो डिजास्टर साफ साफ देख रहे हैं। अब मैं शुरुआत करूंगा पहले देश से। देश की स्थिति देखिए, हम बड़े गर्व से कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे पास है। हम बड़े गर्व से कहते थे कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हम बड़े गर्व के साथ कहते थे कि हमारी शासन सत्ता ने कभी भी लोकतंत्र पर कोई हमला, यहां की हमारे देश की जनता ने कभी भी लोकतंत्र पर कोई हमला स्वीकार नहीं किया और हर उस चीज का विरोध किया जो लोकतंत्र के खिलाफ आया। हम गर्व करते थे कि इस देश को आजाद कराने के लिए 7,34,000 कांग्रेसियों ने इस देश की आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया, शहीद हुए। हम गर्व महसूस करते थे कि इस देश के 80 लाख लोग जेल में गए, जेलों में बंद हुए और उन्होंने लड़ाई लड़ी। वो डरे नहीं, झुके नहीं, लाठियां खाई, सब कुछ खाया, सारी चीज हुई। मर्सी पिटीशन नहीं लिखी। वही मैं कह रहा हूं कि मर्सी पिटीशन नहीं लिखी। हम गर्व करते थे कि हमारे देश को पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसके पुरखों से लेकर उसने तक और उसके बाद उसके बच्चों ने
इस देश के लिए सिर्फ कुर्बानियां दी, चाहे गंगाधर नेहरू जी हो जो दिल्ली के शहर कोतवाल थे, जिनकी नहरी रियासत पर आज नई दिल्ली बना है, चाहे मोतीलाल नेहरू जी हो जिन्होंने स्वराज भवन डोनेट कर दिया था इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या मोतीलाल नेहरू, दोनों को कहेंगे कि मोतीलाल नेहरू जेल में मरे, उनकी पत्नी जो है लाठी खा के मरी, उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी जेल में ही टीबी की मरीज हो गई और उसके कारण बाद में मरी। इसी तरीके से उनके भाई नंदलाल नेहरू मरे, इसके अलावा उनके जो है भतीजे मरे इस देश के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहनोई इस देश के लिए मरे, जेल में ही मरे, और उसके बाद में उनके दूसरे बहनोई इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए मरे, उनके दामाद जेल में रहे, उनकी बेटी जेल में रही और बाद में वो बेटी इस देश की एकता अखंडता के लिए शहीद हो गई। उनका कहेंगे जो नाती वो भी देश की एकता अखंडता के लिए शहीद हो गया। और इस तरह से उस परिवार के उनके साढ़ू हो, उनके दूसरे और लोग हो, परिवार के कितने लोग मरे, 11 लोग टोटल इस देश के लिए शहीद हो गए। तो हमें इसका गर्व होता था। लेकिन 2014 में एक देश आजाद हुआ और जो 2014 में आजाद हुआ देश, वहां पर प्रधानमंत्री कौन बनता है जो कहता है मैं तो भीख मांग मांग के खाता था 35 साल तक, मैंने 40 साल तक, कभी 35 कहता है कभी 40 कहता है कि भीख मांगी। जो कहता है मैंने उस स्टेशन पर चाय बेची जो स्टेशन ही नहीं हुआ करता था। वो कहता है कि मैं तो मगरमच्छ पकड़ लेता था, मैं तो ये कर लेता था। अब उसकी स्कूली ड्रेस देखिए, उसका जब वो भीख मांगने का टाइम कहता है, उस दौर की उसकी यात्राएं और सब कुछ देख लीजिए, तो लगेगा ये कहां से कर रहा था। भीख मांग के विदेश यात्राएं कर रहा था, इतना अय्याशी की जिंदगी जी रहा था। और फिर कहता है उसकी माँ बर्तन मांज मांज के उसे पालती थी। तो भैया ये बर्तन मांज के पालती थी तो इतनी अच्छी ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड, वो कहां से। उस जमाने में जब फोटो खिंचवाना ही बहुत बड़ी बात होती थी। तो तमाम बातें इस देश ने देखी। तो देश को जो देश 2014 में आजाद हुआ, उस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने वाला, कोरा झूठ बोलने वाला, जब मेल नहीं हुई थी, आई थी इंडिया में, तब वो मेल कर रहा था। जिस समय हिंदुस्तान के अंदर वो फोंट नहीं होता था, माइक्रोसॉफ्ट तक ने वो फोंट नहीं इजाद किया था, तब उसकी डिग्री उस फोंट से छप गई थी। तो इस तरह से जो करने वाला व्यक्ति हो, ऐसा देश का प्रधानमंत्री बन जाए, तो स्वाभाविक सी बात है हर चीज निश्चित रूप से झूठ की बुनियाद पे जब खड़ी होगी तो वो झूठ के आधार पर ही बर्बाद होगी और सब कुछ होगी। यही वजह है कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने कह दिया कि भारत का डेटा झूठ पर आधारित होता है, फ्रॉड होता है, और इसलिए उसने सी ग्रेड पे रख दिया। पहली बार है कि भारत का प्रधानमंत्री जगह जगह ये कहता घूमता है कि माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, जाने कितनों को ये कह चुका और न जाने कितनों से अपने पुराने नाते जोड़ चुका। सऊदी अरेबिया के जो आते हैं राज प्रमुख, उनके लिए दौड़ते हुए लाल कालीन पे उनका स्वागत करते हुए प्रोटोकॉल तोड़ के जाता है और कहता है मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया। अब आप सोचिए, जो सऊदी में तो जाता है तो मस्जिदों में भी मत्था टेकता है और भारत में कहता है नहीं मैं टोपी नहीं पहनूंगा। वहां जाता है तो तमाम
मुसलमानों के गले पड़ता है, लेकिन यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के गले पड़ा था, उनकी मां के लिए जाने क्या क्या गिफ्ट लेके गया था, और यहां पर वो उन्हीं मुसलमानों से नफरत करता है। उधर ईसाइयों पे हमले कराता है और दूसरी तरफ जाता है चर्च में तो कहता है मेरा तो ईसाई धर्म से बड़ा पुराना नाता है, वहां कैंडल भी जलाता है। तो जब इस तरह का हो तो अब आप समझ लीजिए कि ऐसे प्रधानमंत्री के समय में क्या होगा। स्वाभाविक सी बात है, देश बर्बाद होगा, देश की व्यवस्था बर्बाद होगी, संविधान बर्बाद होगा, और संसद और लोकतंत्र से उसे नफरत होगी, और वो सिर्फ स्वांतः सुखाय में जिएगा और अपनी ब्रांडिंग के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। और आज वही हो रहा है जिसकी सजा यह देश भुगत रहा है। संवैधानिक भारत के इतिहास में पहली बार कई घटनाएं हो रही हैं, जो घटनाएं हम सबको चिंता करती हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार भारत के नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रपति के अभिभाषण पे नहीं बोलने दिया गया, जबकि यही ओम बिरला क्या कहता था वो हम सबको सुन लेना चाहिए, तो शायद हम समझ जाएं कि इसका चाल चरित्र और चेहरा क्या है। तो अब आप इससे समझिए कि जो खुद कहता था, सुन लीजिए। मैं बिना किताब पढ़े बता दूं 352 में क्या है। 352 में यह है कि राष्ट्रपति भाषण में किन किन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, यही ना। प्रेसिडेंट इसको पदम देता है, ये यहाँ पर ज्यादा सुनो मेरी बात। मैं एक मिनट रूलिंग दे दूंगा, ये परमानेंट आपका काम है, बैठ जाता। अब मैं पढ़ लूं। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, और चर्चा करने के साथ उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन विषयों को राष्ट्रपति भाषण में जोड़ना है। ठीक है, चलो मान आप, मैंने रूल दे दिया है, व्यवस्था दे दी है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हो ठीक है, अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है। मैं राष्ट्रपति भाषण को बोला सर, हाँ बोलिए। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। या आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना के रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? माननीय, एक मिनट, माननीय आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य है, नहीं, जो विषय तथ्य है उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है। क्या? अब आप समझ लीजिए, चाइना का विषय बिंदु ही नहीं है अभिभाषण। मतलब अब आप ये समझ लीजिए, यह स्थिति आ गई, जो कहता था विषय ना भी हो, कुछ ना हो तो भी बोल सकते हैं, वही सच। वो नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं, नेहरू को गाली दे सकते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, किताब एक तरफ कहता है आप कोई किताब कोट नहीं कर सकते हैं, और नरेंद्र मोदी किसी किताब को, ये भी सुन लीजिए, प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित नहीं हुई। ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब, प्रकाशित कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है? JFK फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है, और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री, और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे, इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। नमस्कार। अब आप सोच लीजिए, यह स्थिति है कि किताब, ये दोगला चरित्र
बार बार दिखाई दे रहा है इस शख्स का। और इसके बाद में कहेंगे कि आप लोकतंत्र, तो काहे का लोकतंत्र? आप नेता प्रतिपक्ष की बात को और फिर कहते हैं ऑथेंटिकेट कीजिए। राहुल गांधी ने ऑथेंटिकेट भी कर दिया, जब ऑथेंटिकेट कर दिया तब भी नहीं बोलने दिया गया। अब आप ये सोचिए, और नरवाणे ने खुद इस बात को कहा है, ये भी सुन लीजिए। भेजा है, मैंने जरूर किताब लिखी है, और अभी वो किताब लिखने के बाद मैंने पब्लिशर्स को वो दी थी, जो कि पेंगुइन है, और उन्होंने वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजा है क्लियरेंस के लिए, और जैसे भी वो क्लियरेंस आ जाएगा एमओडी के तरफ से, तो वो किताब फिर रिलीज हो जाएगी। छप तो गई है लेकिन उसका रिलीज बाकी है। अभी ये मामला जो है वो पब्लिशर और एमओडी के बीच में है। मैंने अपना काम कर दिया, किताब लिख दी, बाकी जो होगा। अजय जी इसमें थोड़ा ऐड करूंगा। नरवणे की इस किताब के 2 चैप्टर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने रिलीज किए थे, क्योंकि उनको वो चैप्टर्स दिए गए थे, और कैरेवान ने जो छापा वो उसी के आधार पर छापा है, पब्लिक डोमेन में है, मगर राहुल गांधी को टारगेट करते। आप एक चीज समझ लीजिए, वो बता रहे हैं कि किताब छप गई है, पब्लिश इसलिए नहीं हो पा रही है, मतलब बाहर इसलिए बिकने नहीं जा पा रही है क्योंकि एमओडी ने अब तक उस पर वो नहीं भेजा है। जो राहुल गांधी ऑथेंटिकेट किए, और राहुल गांधी जो बात कह रहे थे वो कैरवान मैगजीन में जितने शब्द छपे हैं उसी के आधार पर कह रहे थे, और उसका सोर्स उसी किताब के पब्लिशर द्वारा भेजे गए नोट के आधार पर है, या और उसमें बयान भी है नरवणे का। और यही नहीं, सारे तथ्य हैं, और उसे राहुल गांधी ने संसद में नियम के मुताबिक ऑथेंटिकेट भी कर दिया। यह सब करने के बाद भी नहीं बोलने दिया गया। क्यों? क्योंकि उससे पता चलता है तथाकथित मगरमच्छ पकड़ने वाला व्यक्ति कितना कायर था। जब उसने सुना कि चीन के टैंक बढ़ रहे हैं तो घबरा गया, जिम्मेदारी न लेनी पड़े, कहा भैया जो करना है जाओ 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 करो, छोड़ो, मेरा पिंड छोड़ दो, मतलब मैं सिर्फ अय्यासी करूंगा, मैं और कोई काम देश के लिए नहीं कर सकता हूं। यह संदेश नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं दिया। तो पहली बात ये। अब आता है कि नरेंद्र मोदी आखिर देश के लिए कर क्या रहे हैं। भारत को आज करीब 250 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में फंसा दिया है, जो भारत 50 लाख करोड़ रुपए 54 लाख करोड़ के कर्ज पे होता था। आज यह स्थिति है कि भारत में जो आया बजट उसी के आधार पे कह रहा हूं, रोजगार जनरेशन के लिए कुछ नहीं है, एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है, इस देश में कोई शोध के लिए कुछ नहीं है, इस देश में उद्योग धंधों के विस्तार के लिए कुछ नहीं है, इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कुछ नहीं है, जो पुराने प्रोजेक्ट हैं वही बचे हुए हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ नहीं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं। तो न युवा, न महिला, न देश के और दूसरे लोग। तो साहब, इस देश की जनता 140 करोड़ जनता मरने के लिए आपने छोड़ दी है, और जब ये छोड़ दी हो, यह दिखाता है, और सब कुछ बेचेंगे, सब कुछ खत्म कर डालेंगे उस दिशा में जब चल रहे हो। तो अब आप सोच लीजिए। तो इसका एक उदाहरण देता हूं। मेरा एक अटेंडेंट जो मेरे घर में काम किया करता था, एक दिन आया, कहा कि भैया एक कमरे का एक घर खरीद रहे हैं और ऐसे ऐसे है, तो लोन के लिए गए थे, तो सर जो है ये हो नहीं रहा है, और जो लोन इससे मिल रहा है प्राइवेट बैंक से, वो करीब 12% पे मिल रहा है। हमने कहा यार 12% तो बहुत होता है, कहां से करोगे? तो उसने फिर मैंने किसी सरकारी बैंक
वाले को कॉल किया, उसने कहा कि ठीक है, लेकिन हमें ये कागज चाहिए होंगे, तो उसको कहिए ये। तो मैंने कहा चलो गारंटी मैं ले लूंगा, बाकी और ये कर देंगे, और ऐसे ऐसे करके कर दो। तो उसको आप जो है लोन हो गया आधे दर पे। अब आप एक चीज सोचिए, इसीलिए सरकारी बैंक्स बनाई गई थी। थोड़ा सा नियम कायदा वहां चलता है, कागज पत्तर लगते हैं, प्राइवेट बैंकों की तरह नहीं है, लेकिन कम से कम वहां गरीब आदमी को लोन तो हो जाता है जिससे वो अफोर्ड कर सके। प्राइवेट बैंकें तो लूटती हैं, तो सुविधा भले आपको दे देती हैं थोड़ी सी, लेकिन असल में लूटती। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उन सरकारी बैंकों से इस देश के लुटेरे पूंजीपतियों को पैसा दिलाया गया, और वो पैसा दिला के जो उनका एसेट बना उसके दिखा करके प्राइवेट बैंकों से भी दिलाया गया, विदेशी बैंकों से भी दिलाया गया। यानी सरकार की बैंक के पैसे के बूते जो वो खड़ा किया गया, उसी पर लोन 3 जगह से दिला दिया जा रहा है, और इस तरह से अडानी अंबानी की सरकार चल रही है। लेकिन आम आदमी के लिए सब मुश्किल है, पहली बात। दूसरी चीज, काला धन लाऊंगा, काला धन लाऊंगा। आज यह हालत हो गई कि आज जितना काला धन है, इतने कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई केस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप नंबर 1 में कर लो। पहले नोटबंदी के जरिए नंबर 1 किया काले धन को, अब इसके जरिए किया, जो नकली नोट कहे थे, नकली नोट का चलन सबसे ज्यादा बढ़ गया, सारी चीज हो गई। तो देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। नशे का कारोबार हिंदुस्तान के अंदर आज सबसे ज्यादा है। हर जिले में, हर राज्य में, हर जगह नशे की बिल्कुल जगह जगह मोहल्लों में दुकानें खुली हुई हैं, और सरेआम पुलिस से मिली भगत करके, क्योंकि पुलिस ऊपर पैसा देती है इनको, ठेके उठते हैं थानों के, ठेके उठते हैं जिलों के, ठेके उठते हैं सब तमाम पदों के, और वो करके सब ये काम हो रहा। फिर आतंकवादियों के पोषण का भी काम ये करते हैं। हमने तमाम आतंकवादियों को देखा है जो पकड़े गए, और उसके बाद एनआईए ने तथाकथित जांच के नाम पे, और उसके बाद वो कहां है पता आपको नहीं चलेगा। डीएसपी देवेंद्र सिंह आप देख ही सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं। तो ये भी है। अब आप देखिए, घुसपैठिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में 80,000 से अधिक घुसपैठिए निकाले गए थे। नरेंद्र मोदी सरकार में क्या हुआ? कुछ नहीं। घुसपैठिया चिल्लाएंगे, घुसपैठियों को ही डरा के फिर उन्हें अपने वोट बैंक में तब्दील करेंगे, और उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका अपराधों में इस्तेमाल करते हैं। पहली बार भारत के सरकार का नाम अपराधों में आया, अमेरिका में भी और कनाडा में भी। जी, पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में गूंज रहा है कि भारत आतंकी घटनाएं कराता है, भारत आतंकी देश है, बलूचिस्तान में ये सब करा रहा है। अब आप देखिए, हम पर दाग लग रहा है, हम पर यह स्थिति हो रही, और उसके बाद हमारी दशा क्या हो गई है। हमारा प्रधानमंत्री कभी अमेरिका के, कभी रसिया के, कभी चीन के, कभी किसी के गले पड़ता है, और आज हमारी विदेश नीति दुनिया की सबसे बेस्ट विदेश नीति है। कोई सच्चा दोस्त हमारा रह ही नहीं गया, स्थायी दोस्त। ऑपरेशन सिंदूर में साबित हो गया, बिल्कुल साबित हो गया, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था। इसके बाद में सबसे घिनौना जो एप्स्टीन फाइल में नाम आया, भारत का वह प्रधानमंत्री जो एक गरिमामयी पद हुआ करता था, आज यह स्थिति है, दुनिया में कलंकित है कि भारत का यह प्रधानमंत्री जो अपने आप को 56 इंची हो जाने क्या क्या कहता है, एक यौन अपराधी, वो भी यौन अपराधी भी नहीं, बाल यौन अपराधी, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेपिस्ट, उसके कहे पर, उसके इशारे पर,
उस पर काम करता था, उसके कहे पे किसी को मंत्री बनाता था, किसी को कुछ करता था, खुद सारा नाच गाना करके क्या करता था भगवान जाने। तो यह दशा उसने कर दी। अब आप सोचिए, इसके बाद वो इतना डरा हुआ कायर प्रधानमंत्री है कि ईयू से वह समझौता कर लेता है जिसको कभी भी भारत एग्री नहीं करता था। भारत कहता था कि हम आपको छूट देंगे और आपको हमें पूरी छूट देनी हो। आज Yes. उल्टा हो रहा है, हम ईयू को 0 टैरिफ दे रहे हैं। जिस पर हम 150% टैरिफ लेते थे उस पे 20%, जिस पे 110% लेते थे उस पर 10%। और वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है नहीं, हम इन चीजों पे इतने परसेंट लेंगे, जिन पे उसका था 1-2% घटा के उसने वही रखा। तो जो वो चाहता था हो गया, चाइना जो चाहता था वो हो गया। और इसके बाद में राहुल गांधी ने पिछले साल कहा था, जो ट्रंप कहेगा ट्रंप की शर्तों के मुताबिक यह शख्स करेगा, और वह भी सही साबित हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और साहब आधे घंटे बाद में ट्वीट करके 140 करोड़ जनता की तरफ से थैंक यू कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड ट्रंप, आपने बचा लिया हम सबको, नहीं तो हम तो बर्बाद हो गए। और यही गोदी मीडिया चिल्लाता रहा था कि ट्रंप के टैरिफ से भारत और ज्यादा अच्छा बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, जाने क्या क्या। अब ये गुणगान कर रहा है कि देखो ये कर रहा है। उधर आप देखिए, इसी तरीके से उसने कहा, इन्होंने बोला किसानों के सामने कि एग्रीकल्चर और इन पे नहीं होंगे। सरेआम वहां की जो वो है सचिव है, प्रेस सचिव, वो कह रही है, और उसके अलावा वहां की जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो भी कह रही है, मंत्री भी कह रही है। हाँ वही तो वो ये कह रही है कि नहीं हमारा सुन लीजिए। Committed to not only no longer purchasing Russian oil, but buying oil from the United States, also perhaps from Venezuela too, which we know will now have a direct benefit on the United States and the American people. And in addition to that, Prime Minister Modi committed to $500 billion of investments into the United States, including for transportation, for energy, and for agricultural products as well. So this is another great trade deal. Just to follow up, Caroline, just to follow up. जब कोई जज तो अब आप समझ लीजिए कि जब यह स्थिति हो तो आप जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया है। यानी सब जगह सरेंडर ही नहीं, देश को बेच दिया। सिर्फ किस लिए? क्योंकि उनके गौतम अडानी बच जाए, उनका जो सेक्स रैकेट चलाने वाले उस एप्स्टीन की फाइल में नाम आ गया है, उसमें आगे जो फोटो और दूसरे बंच आने हैं उसमें कुछ हाइड किया जाए, कुछ बचाया जाए, इसी तरीके से बचा लो। इसी तरह से आप देखिए जो हालत है, इसके बाद क्या कहेंगे? न देश की सीमाओं की सुरक्षा है, न देश के नागरिकों की सुरक्षा है। हथकड़ियां बेड़ियां डाल के बेइज्जत करके भारत के नागरिक भारत लाए जाते हैं। पहली बार हो रहा है, तो सब कुछ पहली बार हो रहा है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि यह देश आज कलंकित है कि देश में कुछ नहीं बचा। आखिरी बात कहूंगा कि एक आपको दिखाना चाहूंगा, एक उत्तर प्रदेश में जिला है बागपत, उस जिले की डीएम ने, ये आप देखिए, वहां की डीएम ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में संविधान पार्क बनाया है, लेकिन जो संविधान पार्क बनाया उसमें संविधान की जो लगाई है उसकी प्रस्तावना में भारत के जो प्रस्तावना ही गलत लगाई है। उससे वो शब्द जो आरएसएस का एजेंडा है वो सब जो है खा गई, गायब कर दिए हैं। मैंने इसको लेकर के ट्वीट किया, इसके उसको लेकर के, और मैंने उस पे लिखा है कि संघी साजिश में संविधान का अपमान हो रहा है। दुखद और शर्मनाक है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी
अस्मिता लाल, जो कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची आत्मा से पालन करने की शपथ लेकर इस पद पर खड़ी हैं, उसने संविधान की सरेआम अपमान किया है। संविधान पार्क में संविधान की प्रस्तावना को दुर्भावना और साजिश के तहत गलत लिखा गया, उससे शब्द गायब कर दिए गए। यह सीधे सीधे संविधान पर हमला है। तो अब आप देख लीजिए, ये हो रहा है और सरकारी तौर पे हो रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर रही है। तो अब आप सोचिए, जहां यह हो रहा हो तो आप क्या कहें? तो अजय भी, हाँ, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज। नहीं, मैं कह रहा हूं, और जब भारत की संसद में सांसद बोलेंगे, सच का सपोर्ट करेंगे, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। 8 कांग्रेस के सांसद सस्पेंड कर दिए गए। क्या आरोप है साहब? क्या उन्होंने गुनाह किया? कुछ नहीं। वो सही बात का सपोर्ट कर रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष को आप बोलने नहीं देंगे और ये मनमानी करेंगे, यह तो नहीं चलेगा। अजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने सही फरमाया। प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो जनवरी 2014 में कहा था कि नरेंद्र मोदी यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो डिजास्टर साबित होंगे, मेरे ख्याल से देश का दुर्भाग्य है कि मनमोहन सिंह की ये भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। वैसे भी ओबामा कह रहे थे कि मनमोहन सिंह बोलते हैं और दुनिया सुनती है। राहुल गांधी ने भी जो पहले कई महीनों पहले कहा था अमेरिका के साथ के डील के बारे में, वही 100% सही साबित हुआ है। आज हम शर्मनाक महसूस कर रहे हैं दुनिया के सामने। आपने जिस प्रकार से विश्लेषण किया, मेरे ख्याल से हम नागरिकों का धर्म बनता है कि हमें जागरूक होना चाहिए और संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आज इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।